नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है बेसिकली शोध प्रारूप। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग लगी हुई है शोध प्रारूप। तो शोध प्रारूप को हम लोग अंग्रेज़ी में रिसर्च डिज़ाइन बोलते हैं। और रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल में अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें यहाँ से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को प्रायः मिल जाते हैं। आप जैसे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं, पीजीटी का देते हैं, जीडीसी का देते हैं, हायर का देते हैं, तो उसमें रिसर्च डिज़ाइन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत बेसिकली शोध प्रारूप होता क्या है, इसको कहाँ से ये जनरेट होता है, ये कहाँ से इवेलुएट किया जाएगा, उसी के बारे में बेसिकली सेंटर्ड रहेंगे हम लोग। अब रिसर्च टाइप्स के इसके कितने टाइप्स हैं, इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियो में अध्ययन करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पे अगर हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन की बात करेंगे तो हमारा ये जो है वीडियो लंबा हो सकता है। तो इसलिए आज हम इसके कॉन्सेप्ट को, मूलभूत सिद्धांत को हम समझेंगे। इसके बाद हम रिसर्च डिज़ाइन पे वीडियो अपडेट करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं शोध प्रारूप या रिसर्च डिज़ाइन होता क्या है। तो यह एक जो है विकट समस्या है जिसका सामना एक शोधकर्ता को शोध समस्या को परिभाषित करने के पश्चात करना पड़ता है। कहने का मतलब, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कोई रिसर्च स्कॉलर अगर होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है रिसर्च डिज़ाइन को तैयार करना। और ये रिसर्च डिज़ाइन कब तैयार किया जाता है, जब सबसे पहले उसके पास क्या बन जाता है, एक रिसर्च, उसके पास क्या बन जाता है मित्रों, एक जो है रिसर्च उसके पास जो है एक शोध समस्या जब तैयार हो जाती है, एक शोध समस्या जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद इस रिसर्च डिज़ाइन की आवश्यकता पड़ती है। तो उसके बाद ही इसको बनाने का जो है रिसर्चर जो है उपयोग में इसको लाते हैं। तो यह वह शोध परियोजना यानी रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए एक तैयारी है जिसे शोध प्रारूप या रिसर्च डिज़ाइन कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रिसर्च प्रॉब्लम तैयार करते हैं या शोध समस्या उसको कह सकते हैं, तैयार करते हैं। जब शोध समस्या का चयन हो जाता है तो हमें उसके बाद यह प्रोसेस करना पड़ता है कि रिसर्च डिज़ाइन हमको बनाना होता है। और रिसर्च डिज़ाइन किस तरीके से बनाया जाता है उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक, और इसी को जो है हम लोग शोध प्रारूप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक शोध अनुसंधान प्रारूप एक तरह से समंक के संग्रह और विश्लेषण के लिए शर्तों की व्यवस्था है जिसका उद्देश्य शोध उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता को अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया के साथ संयोजित करना होता है। यानी एक शोध या अनुसंधान प्रारूप एक तरह का समंक यानी वो जो डाटा होता है, जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उसके विश्लेषण के लिए शर्तों की व्यवस्था होती है। यानी उसमें कुछ शर्तें रखी जाती हैं, जिन शर्तों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे उसी के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। और जिसका उद्देश्य शोध उद्देश्य के लिए प्रासंगिकता को अर्थव्यवस्था, यानी उसमें कितना धन लगेगा, कितना समय लगेगा, कैसे प्रक्रिया होगी उसकी शोध का, तो यही सारी बातें इस शोध डिज़ाइन या रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत संयोजित किया जाता है। ठीक है मित्रों, फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। वास्तव में शोध प्रारूप वैचारिक संरचना है। ये एक वैचारिक संरचना होती है। चूँकि अभी रिसर्च हुआ नहीं होता है, क्योंकि हम एकदम इनिशियल स्टेज पे होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक हमारा जो है आइडियाज़ हम निकाल के बाहर लाते हैं, एक ब्लूप्रिंट हम तैयार करते हैं, जिसके अंतर्गत हमको क्या करना होता है, स्टेप वाइज आगे अपने अनुसंधान को बढ़ाना होता है। तो इसलिए वास्तव में शोध प्रारूप एक वैचारिक संरचना है जिसके अंतर्गत
शोध आयोजित किया जाता है। यह आंकड़ों के संग्रह, माप और विश्लेषण के लिए ब्लूप्रिंट का गठन करता है। जी हाँ मित्रों, ये देख लीजिए, एक यह ब्लूप्रिंट का क्या करता है, गठन करता है। ब्लूप्रिंट ऐसा समझ सकते हो जैसे हम कोई घर तैयार करते हैं तो उसमें हम एक नक्शा पास कराते हैं या इंजीनियर से आप एक नक्शा बनवाते हैं, तो उसी प्रकार का यह भी है। इसी को हम लोग कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, फिर आगे बढ़ें तो इसमें है कि शोध प्रारूप में शोधकर्ता परिकल्पना व उसके परिचालन प्रभावों के लेखन से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक क्या क्या करेगा, इसके बारे में एक रूपरेखा तैयार करता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा हुआ शोध प्रारूप में शोधकर्ता परिकल्पना व उसके परिचालन के प्रभावों को लेखन से लेकर आंकड़ों के अंतिम विश्लेषण तक क्या क्या करेगा, इसके बारे में यह एक रूपरेखा होता है। कहने का मतलब, जैसे पहले हमने एक प्रॉब्लम तैयार कर लिया, प्रॉब्लम तैयार करने के बाद हम वहाँ पे क्या बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, जैसे एक रिसर्च का एक स्टेप्स होता है, तो इसमें हम हाइपोथेसिस के बाद हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट करेंगे उसके बाद बात करते हैं, कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डिज़ाइन इसी की बात आता है। हाइपोथेसिस के बाद डिज़ाइन आता है और डिज़ाइन के बाद आता है फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा कलेक्ट करने के बाद उसका एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस करने के बाद उसको हम लोग जनरलाइज कर देते हैं। ठीक, तो यह एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत रिसर्च डिज़ाइन को बनाना अति आवश्यक होता है, नहीं तो धन समय का अपव्यय बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो उसको एक सटीकता उसमें लाने के लिए ही से रिसर्च डिज़ाइन को बनाया जाता है। फिर आगे हम बढ़ें तो इसमें हम अधिक स्पष्ट रूप से शोध प्रारूप निम्नलिखित प्रश्नों का एक समाकलित उत्तर होता है, यानी इंटीग्रेटेड आंसर देता है। अब देखिए, इसमें को ध्यान से समझिएगा मित्रों, इसमें जो बेसिक हमारे पास क्या होता है, जिसका हमारे पास किस चीज़ का हम उत्तर निकालने का प्रयास करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि यानी शोध प्रारूप यानी रिसर्च डिज़ाइन में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे किस किस प्रश्नों के उत्तर हम वहाँ पे लिखते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे शोध अध्ययन सबसे पहले उसमें देखा जाता है कि किस विषय में है। पहले बात तो उसके कंटेक्स्ट को देखा जाता है कि किस विषय में या किस सब्जेक्ट में शोध का अध्ययन है। फिर उसमें देखा अध्ययन क्यों किया जा रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि सबसे पहले हम अपने खुद से प्रश्न करते हैं रिसर्च डिज़ाइन में कि किस विषय में है आपका अध्ययन, दूसरा है क्यों किया जा रहा है, तीसरा ये अध्ययन कहाँ किया जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे अध्ययन कहाँ किया जाएगा मतलब है कि आप प्रयागराज में रह रहे हैं, अब आपसे कह दिया जाए कि केरला आप जाइए और वहाँ के सोसाइटी के बारे में अध्ययन करके आइए, तो क्या हुआ, अब इतनी दूर आपको आना जाना, किराया खर्च, रहना खाना कपड़ा सारे इन्वेस्ट होंगे। और अगर अभी आपसे यही कह दिया जाएगा कि आप प्रयागराज के ही समाज के शिक्षकों का अध्ययन करिए, तो यहाँ पे क्या होगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। तो कुल मिला के यहाँ पे यह भी देखा जाता है कि कहाँ किया जाएगा, कहाँ सुटेबल होगा, आपको रहना खाना पीना आदि की सुविधाएं कहाँ आसानी से मिल सकता है, तो यह भी उसमें मेंशन करना ज़रूरी होता है। चौथा बात ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार के आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा, किस प्रकार के आंकड़ों का अध्ययन किया जाएगा, आंकड़े कहाँ से आएंगे। फिर आगे हम लोग बात करते हैं इसके अंतर्गत कि आवश्यक आंकड़े कहाँ मिलेंगे, यह भी ध्यान दिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आंकड़े ही नहीं मिल रहे हैं और आपने ऐसा विषय का ऐसा समस्या का चयन कर लिया है, तो यह भी एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है
कि ये आंकड़े कहाँ से मिलेंगे, इसको भी ध्यान देना आवश्यक होता है। किस अवधि का समय शामिल होगा, उसमें कितने समय तक हमारा अध्ययन कंप्लीट हो जाएगा। अब ऐसा भी अनुसंधान समस्या का चयन नहीं करना चाहिए जिसमें जो है आपका टाइम ही मतलब मैनेज ना हो पाए, वो बहुत दिन तक आपका रिसर्च चलता रहे, तो वह भी एक ड्रॉबैक होता है। तो इसलिए उसकी एक समय अवधि तक जो है उसको सेट करना होता है और एक समय तक वो आपका रिसर्च कंप्लीट भी होना चाहिए, यह भी उसमें शामिल होना चाहिए। और ये सारी बातें रिसर्च डिज़ाइन के अंतर्गत ही लिखा जाता है। उसमें प्रतिदर्श प्रारूप क्या होंगे, यानी वहाँ पे सैंपल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से करेंगे सैम्पलिंग, तो इसके बारे में भी वहाँ पे मेंशन करना आवश्यक होता है। समंक संग्रह के लिए कौन सी तकनीकें यानी मेथड्स कौन से इस्तेमाल किए जाएंगे, यह भी आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर नेक्स्ट आपको मेंशन करना होगा कि समंक यानी आंकड़े जो डाटा हैं का विश्लेषण कैसे किया जाएगा, किस विधि से करेंगे, यह भी वहाँ पे मेंशन करना होगा। फिर इसका रिपोर्ट किस शैली में तैयार किया जाएगा, यह भी उसमें मेंशन करना होगा। तो ये 10 जो पॉइंट आप देख रहे हैं यहाँ पे मित्रों, इतनी पॉइंट्स को आपको वहाँ पे दिमाग से प्रश्न करके अपने से वहाँ पे अपने गाइड से संपर्क करके इन सारी चीज़ों को वहाँ पे एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है और उसी ब्लूप्रिंट के अंतर्गत अपना अध्ययन हम सुचारू रूप से कंडक्ट करते हैं और अपना शोध संपन्न करते हैं। तो ये 10 प्रश्न अपने याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही 10 प्रश्नों से ही आपका तैयार किया जाता है शोध प्रारूप। तो मित्रों, आई होप आप शोध प्रारूप को समझ गए होंगे, किस तरीके से शोध डिज़ाइन तैयार किया जाता है। अब इसमें भी रिसर्च डिज़ाइन तैयार करने के कई तरीके होते हैं, उन तरीक़ों का जो है हम लोग अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अभी एक ही वीडियो में सारा डिस्कस कर लेना एक अरुचिकर हो सकता है और आप उसको समझ पाएँ या नहीं पाएंगे, यह भी वहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग सकता है। तो इसलिए हम टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन या शोध प्रारूप के कितने प्रकार होते हैं, कैसे किए जाते हैं, इसका हम अलग अलग वीडियो में अध्ययन करेंगे तो आसानी से समझ में भी आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।